नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। तो आज की वीडियो में हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं और साथ ही साथ वो हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन या फिर पहले नागरिक भी होते हैं। साथ ही साथ वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। अगर हम भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और आज 2024 के समय की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आम बातों की। जैसे प्रेसिडेंट को 5 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। अगर हम प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी की बात करें तो वो 5 लाख रुपए है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या फिर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति 35 या उससे ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए। तीसरा, वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और चौथा, वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर्स भी हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं। उनमें आते हैं करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट के गवर्नर या फिर कोई यूनियन मिनिस्टर। ये सभी लोग इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर प्रेसिडेंट का शासनकाल समाप्त हो जाए पर उसके बाद भी वो व्यक्ति इलेक्शंस के लिए दोबारा से एलिजिबल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रेसिडेंट के ओरिजिन के बारे में। तो जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब भारत कॉमनवेल्थ नेशंस का डोमेन था या डोमिनियन था, जिसके कारण जॉर्ज सिक्स को अपना किंग माना जाता था, जिन्हें हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करते थे। परंतु फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की गाइडेंस में हमारे देश का पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे इनेक्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 में ये फोर्स में आया, जिसके बाद भारत को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। और उसके बाद भारत में जितने भी गवर्नर जनरल और मोनार्क्स के ऑफिस थे उन्हें हटा दिया गया और उनके स्थान पर नए प्रेसिडेंट का ऑफिस आ गया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें हमारे प्रेसिडेंट के रूप में मिले। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर ही यूज़ करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश के एक नॉमिनल हेड हैं। तो अब हम लेजिस्लेटिव पावर के साथ शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन कर सकता है या बुला सकता है। प्रेसिडेंट के पास लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी होती है, जो कि वो कैबिनेट की एडवाइस पे करता है। जितने भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की मर्जी या फिर सिग्नेचर के बिना लॉ नहीं बन सकते। अगर दोनों हाउसेस सेशन में नहीं हैं और गवर्नमेंट को किसी ज़रूरी चीज़ पर चर्चा करनी है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस के द्वारा बिल या एक्ट को पास कर सकता है, जिसकी पावर पार्लियामेंट के लॉ जितनी ही होती है। तो अब हम प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में ही समाई हुई हैं। वो इनका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और चीफ जस्टिस की ही एडवाइस पर बाकी जजों को भी अपॉइंट किया जाता है। हाउस की 2/3 वोट पे प्रेसिडेंट किसी भी जज को हटा भी सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। आर्टिकल 143 के अनुसार प्रेसिडेंट किसी भी लॉ या पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन भी मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रेसिडेंट की कुछ अपॉइंटमेंट पावर्स के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर को, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को
जो किसी भी स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस को रखते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं। चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ प्रेसिडेंट आईएएस और आईपीएस को भी अपॉइंट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो कोई भी बिल या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब हम प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है और केवल वही लड़ाई की घोषणा कर सकता है और वही शांति की घोषणा भी कर सकता है। सारी ज़रूरी ट्रीटीज या कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में जानेंगे। पार्डनिंग पावर्स का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल टाइप की पावर है जिसमें वो किसी व्यक्ति की सज़ा को बदल सकता है या फिर कम भी कर सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रेसिडेंट किस प्रकार के व्यक्तियों की सज़ा बदल सकता है या फिर कम कर सकता है। उसमें आते हैं जिस व्यक्ति ने यूनियन लॉ के खिलाफ कोई गुनाह किया हो या जिसे मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी हो, और इसके अलावा वो डेथ सेंटेंस या फिर मौत की सज़ा को रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। चलिए अब हम प्रेसिडेंट की एमरजेंसी पावर्स के बारे में जानेंगे। एमरजेंसी पावर्स का मतलब है कि प्रेसिडेंट देश में या देश के किसी भी हिस्से में कोई दिक्कत या समस्या आने पर एमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। एमरजेंसीज 3 प्रकार की होती हैं जिसमें नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। ये लड़ाई के समय पर या आर्म्ड रिबेलियन के समय पर घोषित की जा सकती हैं और भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। एक बार 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पर, 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम पर और 1975 से 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई नेशनल इमरजेंसी। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और 6 फ्रीडम्स जो कि राइट टू फ्रीडम के अधीन आते हैं वो भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, परंतु राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। यदि किसी वजह से स्टेट का काम अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर स्टेट के काम में कोई दिक्कत आ रही है तो उस समय प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी घोषित कर सकता है। इस दौरान स्टेट का सारा काम प्रेसिडेंट अपने अधीन कर लेता है जिसे हम आम भाषा में प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है आर्थिक व्यवस्था में कोई दिक्कत आना। तो अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई दिक्कत आए तो प्रेसिडेंट इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। इस दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स की सैलरीज को कम किया जा सकता है और मनी बिल्स भी प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।